Assalamu alaikum. We have been discussing the halide exchange method. In one, we discussed the Finkelstein method. Now today we will have the discussion on the preparation of alkyl fluorides by using different alkyl halides, like we have bromides, chlorides and iodides. It's a special type of method which is used for the preparation of fluorides, which is called as Savart's method for the preparation of alkyl fluorides. Let's have that. So we have Savart's method. Savart's method. अब यहां पे देख लीजिए हम क्या करते हैं. ये बिल्कुल ऑलरेडी आपने इसके बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ी है. इसमें सबसे पहले इट्स एन हैलाइड एक्सचेंज मेथड, यानी इससे पहले हमने फिंकलस्टाइन मेथड पढ़ा. उसमें हमने देखा कि हम कैसे हैलाइड्स को एक्सचेंज करते हैं, जो ज़्यादा बना हुआ होता है उसको हम दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो इसी तरह हमारे पास जो है, मान लीजिए अगर आपके पास RX है, ठीक है, RX जनरल अल्काइल हैलाइड है, और यहां पे अगर X बराबर है Cl/Br, तो अगर हम इसको ट्रीट करेंगे AgF के साथ, AgF के साथ, दैट मीन्स जो रिएक्टेंट फ्लोराइड वाला है उसको हमें यहां से जो मेटल आयन है, मेटल आयन हमें ट्रांजिशन एलिमेंट से लेना है, नॉट ऑफ द सोडियम क्लोराइड. इफ यू टेक द सोडियम क्लोराइड देन द रिएक्शन पॉसिबली बिकम्स वेरी वायलेंट और वहां पे धमाका भी हो सकता है. तो हम यूजुअली क्या करेंगे, हम सिल्वर फ्लोराइड को लेंगे. अब आपको पता है कि सिल्वर जो होता है ना, सिल्वर ये स्मॉलर कैटाइन होता है, उसकी वजह से इस बॉन्ड में टू सम एक्सटेंट, टू वेरी वेरी लिटिल एक्सटेंट, देयर विल बी द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन. इट विल नॉट बी कंप्लीटली व्हाट वी से एज एन आयनिक. ठीक है. अब उसकी वजह से क्या होता है कि यहां पे जब हम इसको इसमें डिसॉल्व करते हैं इन अ सॉल्वेंट ऑफ DMSO, डाइमीथाइल सल्फोक्साइड, जहां पे हमें कंसंट्रेशन, न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन काफी अच्छी रहेगी. तो यहां पे देखिए क्या होता है कि ये जो सिल्वर होता है, सिल्वर पहले जो हमारे पास, मान लीजिए हमने यहां से ब्रोमाइड या क्लोराइड लिया, तो सिल्वर धीरे धीरे इसके साथ इंटरेक्ट करता है. ठीक है. जो X हमारा है, जो अल्काइल हैलाइड्स में X है, इसके साथ सिल्वर इंटरेक्ट करता है. जब सिल्वर इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, जो HgF का बॉन्ड होता है ये वीकर बन जाता है. इट बिकम्स, जितनी इंटरेक्शन इसके साथ होगी, जितनी X के साथ इंटरेक्शन होगी, उतना AgF का जो बॉन्ड है उतना ये वीकर हो जाता है. और फाइनली क्या होता है कि यहां से फाइनली F नेगेटिव निकलता है, लेकिन वो एट अ टाइम नहीं निकलता है. जितनी ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, Ag के साथ जितना इंटरेक्ट करेगा, उतना AgF का बॉन्ड वीकर हो जाएगा, और जितना AgF का बॉन्ड वीकर होता है और फाइनली ये इसको अटैक करेगा, यानी F नेगेटिव इसको अटैक करेगा. तो हमें यहां पे RF प्लस AgX मिलेगा, जो कि X का वैल्यू, जो कि Br भी हो सकता है और Cl भी हो सकता है. तो हम हैलाइड्स को यहां पे एक्सचेंज करा सकते हैं. देखिए, ब्रोमाइड या क्लोराइड बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन फ्लोराइड्स को हम स्पेशल मेथड से प्रिपेयर करते हैं. और दो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि न्यूक्लियोफाइल जो आपको फ्लोराइड लेना है वो यूजुअली ट्रांजिशन मेटल के साथ होना चाहिए. अगर ये अल्कली मेटल के साथ होता है तो उस टाइम पे रिएक्शन कैन नॉट बी ऑकर, इट कैन बी द वायलेंट रिएक्शन. ठीक है. तो उस वजह से यहां पे ये जो फ्लोराइड है, इट शुड बी प्रेजेंट इन द ट्रांजिशन मेटल, लाइक वी हैव सिल्वर. सिल्वर का फ्लोराइड हम ले सकते हैं, मरकरी का फ्लोराइड हम ले सकते हैं, मैग्नीज का फ्लोराइड हम ले सकते हैं, कोबाल्ट का फ्लोराइड हम ले सकते हैं. ठीक है. उससे रिएक्शन कंट्रोल्ड मैनर में होती है और वहां से F नेगेटिव होके अटैक करता है अल्काइल हैलाइड पे, एंड विद द रिजल्ट वी आर गेटिंग अल्काइल फ्लोराइड्स. इज इट क्लियर? So what we need to understand is that if we have the prepared general alkyl halides, अगर हमने general alkyl halides को प्रिपेयर किया है, चाहे वो ब्रोमाइड है, क्लोराइड है या आयोडाइड है, अगर उनको हम ट्रीट करेंगे फ्लोराइड्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स के साथ,
तो वहां पे हैलाइड एक्सचेंज मेथड होके आपको फाइनली अल्काइल फ्लोराइड मिलेगा। ठीक है, सो यू कैन राइट इट एज इन सावर्ट्स मेथड the different alkyl halides are treated with heavy metal fluorides like fluorides of silver, Hg mercury, cobalt and manganese. The reaction occurs in DMSO as a solvent. DMSO you have studied, that's called as dimethyl sulfoxide. Silver interacts with the leaving group. AgF bond becomes weaker. And hence fluoride is released, acting as a nucleophile. Resulting in the formation of alkyl fluorides. So this is called as what method? Savart's method. Now I will have what we say as the discussion on. I will be having the text. I have the text with me. So आज हमारा ज़्यादातर डिस्कशन रहेगा इस टेबल पे. You can check it out. This is the table. ये वाला टेबल जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है, तो इस पे हमारा ज़्यादा डिस्कशन रहेगा. This one, ठीक है. तो ये कंप्लीट करने के बाद we will have the discussion on elimination reactions. Is it clear? So this table will be discussed today. Then we will have the discussion on the elimination reactions. So आपका टेक्स्ट जो है उसको आप घर पे देख लीजिएगा. You can find all these reactions. So let's have a discussion on the general nucleophilic substitution reactions of alkyl halides. अभी तक हम preparation पढ़ रहे थे. Now we are actually dealing with the chemical properties of alkyl halides, which is mainly of the two types. One is the nucleophilic substitution and another is elimination. So first part is nucleophilic substitution reactions of alkyl halides. So let's have the discussion on that. अभी तक जितनी रिएक्शंस हमने पढ़ी है उसमें भी बहुत, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस वर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सो वी आर कंटिन्यूइंग विद दैट. सो वी हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ alkyl halides. Chemical properties of alkyl halides. Chemical properties of what? Alkyl halides. अब देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. पहले we will be starting serially. पहला है reaction of alkyl halides with, let us suppose I will use NaOH. इस टाइम पे आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा अगर मैं NaOH के साथ रिएक्ट करूंगा? ठीक है, ये देख लीजिए. ऑलरेडी हमने ये चीजें डिस्कस की है. ये Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव. ठीक है, OH कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. अब मैं सेकेंडरी के लिए मैकेनिज्म प्रेडिक्ट करूंगा क्योंकि प्राइमरी का प्रेफरेंशियल मैकेनिज्म SN2 है, टर्शरी का प्रेफरेंशियल मैकेनिज्म SN1 है. लेकिन सेकेंडरी में कौन सा पाथवे होगा, क्योंकि उसमें हमारे पास एक ड्यूअलिटी रहती है कि वेदर इट्स एन SN1 और SN2. देखिए जब आप NaOH को यूज करोगे तो NaOH OH नेगेटिव
मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है इट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इट्स व्हाट? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब है इट विल बी SN2 डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? SN2। अब आपको ऑलरेडी पता है SN2 में एक कंडीशन है कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस एज कंपेयर टू व्हाट? लीविंग ग्रुप। तो ये रिएक्शन हो जाएगी और इसमें सिंपली ये वाला न्यूक्लियोफाइल जो है OH जो है वो यहां से X नेगेटिव को डिस्प्लेस करेगा। तो आपको सिंपली ऐसे बनेगा ROH प्लस NaX। पाथवे मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है कि कैसे होता है। अगर मैं SN2 बोलता हूं तो यू नो दैट हाउ दैट हैपेंस, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, वी हैव डिस्कस्ड दैट। कौन सा सॉल्वेंट डालेंगे, क्या हो जाएगा, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। एक ये है। दूसरी रिएक्शन अगर मैं दिखाऊंगा यहां पे, मान लीजिए आपने RX लिया और उसको आपने ट्रीट किया वाटर के साथ, H2O के साथ, तो आपको बोला जाता है व्हाट्स द प्रोडक्ट। अब अगर आप वाटर को देखोगे, वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल क्योंकि देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन। हमेशा याद रखिए, देखिए अगर आप इनमें कंपैरिजन करेंगे, यहां पे भी ऑक्सीजन डोनेटिंग है, यहां पे भी ऑक्सीजन डोनेटिंग, लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है इट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है तो इट्स अ वीक न्यूक्लियोफाइल। अगर आपका हैलाइड यहां पे सेकेंडरी तब डिस्प्लेसमेंट होगा SN1 मैकेनिज्म के थ्रू, क्योंकि जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो वीक होते हैं। वीक न्यूक्लियोफाइल्स ऑलवेज फेवर विच रिएक्शन? SN1। आपको पता है SN1 पाथवे आपको ऑलरेडी पता है, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर वाटर का अटैक होगा, फिर H रिलीज होगा, बहुत सारी चीजें होगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो सिंपली, हमेशा याद रखें अगर न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है तो हमेशा जो अटैकिंग पार्ट होगा, जो मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, दैट विल बी द नेगेटिव पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। जैसे अपने वाटर आपके पास है, इसको आप ब्रेक कीजिए, यू कैन ब्रेक इट एज H एंड OH नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव वाला पार्ट इस पे अटैक करेगा, तो नेगेटिव वाला पार्ट जब अटैक करेगा तो फिर से यही बनेगा ROH प्लस इट विल बी HX। ये रिएक्शन मैंने क्लास में डिस्क्राइब भी की है, मैंने इसका डिटेल मैकेनिज्म आपको दिया, प्लस HX फिर पानी में न्यूट्रलाइज हो गया, H3O पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो यहां पे इसके लिए अगर ये सेकेंडरी होगा तो SN1 मैकेनिज्म है, अगर यहां पे सेकेंडरी है तो SN2 मैकेनिज्म है, दैट मेक्स इट डिफरेंट। इज इट क्लियर? सो इन बोथ द केस यू आर गेटिंग अल्कोहल, यू आर गेटिंग। सो इसका मतलब है कि अल्काइल हैलाइड्स को आप NaOH के साथ ट्रीट कीजिए या वाटर के साथ ट्रीट कीजिए, इन बोथ द केस यू विल बी गेटिंग अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। सो आप इसको उतार सकते हो। सो नेगेटिव पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, ये पॉइंट आप नोट कीजिए। इफ द न्यूक्लियोफाइल इज न्यूट्रल, if the nucleophile is neutral, then the negative part of the nucleophile, attacks on the molecule. Then the negative part of the nucleophile attacks on the molecule. Attacks on the molecule. आप इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, उसके बाद जो नेगेटिव पार्ट होगा दैट विल बी अटैकिंग, सो यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट लाइक दिस। इसी तरह एक और रिएक्शन में इसकी दिखाऊंगा। अगर मान लीजिए आपको ऐसा दिया गया हो, अगर मान लीजिए आपके पास RX है, वहां पे लिखा होगा ऐसे Ag2O मोइस्ट। मोइस्ट का मतलब है आपने वाटर के साथ इसको ट्रीट किया, यह है H2, ठीक है। अब Ag2O प्लस वाटर जब आपस में मिलेंगे तो दोनों के कंबाइन होने से जनाब ऐसा कुछ होगा। देखिए मैं इस रिएक्शन को थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। अगर मान लीजिए ये दो आपस में कंबाइन होंगे, मान लीजिए आपके पास Ag2O है प्लस वाटर, तो ये दो कंबाइन होके बनेगा AgOH, टू टाइम्स, ठीक है, टू टाइम्स, दिस इज बैलेंस्ड, टू टाइम्स हो जाए। अब ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, दिस विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। सो मेरे पास अगर ये दो चीजें आपके पास है, जैसे आपने Ag2O प्लस वाटर को कंबाइन किया तो आपको मिलेगा वहां से AgOH। AgOH में एक तो Ag प्लस होगा, दूसरा OH नेगेटिव होगा। OH नेगेटिव विल अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल। सो इन दो के कंबाइन होने से आपको फिर से OH नेगेटिव मिलेगा।
समझ आ रही बात? लेकिन सिल्वर के केस में याद रखें, सिल्वर के केस में क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मैं यहां पे दिखाऊंगा आपको। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप ऐसे लिखेंगे AgOH, AgOH के केस में दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे, सिल्वर के केस में मैकेनिज्म का जो टेंडेंसी होती है ना, वो SN1 की तरफ ज्यादा होती है। यानी ये लीविंग ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है ऐसे, इसके साथ, ये इसको निकालने में, जैसे सॉल्वेंट इसको पहले निकालता है ना, जैसे सॉल्वेंट लीविंग ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करके उसको पहले निकालता है, बनाता है R पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरह सिल्वर X के साथ इंटरेक्ट करता है, X के साथ इंटरेक्ट करने के पे R पॉजिटिव बनेगा और उस R पॉजिटिव को OH नेगेटिव अटैक करेगा। तो सिल्वर के केस में यहां पे मैकेनिज्म का जो टेंडेंसी होता है वो मोर होता है SN1। समझ आ रही बात? उसका रीजन ये है कि सिल्वर जो है दैट इंटरेक्ट्स विद एन X, और X के साथ इंटरेक्ट बिल्कुल उसी तरह करता है जैसे सॉल्वेंट करता है, यानी ये X को निकालने में हेल्प करता है, और उसकी वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर डेवलप होकर कार्बोकेटाइन टाइप मैकेनिज्म ज्यादा होता है। तो इसमें सिल्वर के केस में द मैकेनिज्म इज मेनली व्हाट वी से एन SN1। सो SN1 में आपको R पॉजिटिव बनेगा, दैट विल बी अटैक्ड बाय R this OH negative, so you are getting the product as ROH plus AgX. So in all the cases you are getting alcohol. चाहे आप NaOH यूज कीजिए, वाटर यूज कीजिए, या AgOH यूज कीजिए, या Ag2O प्लस वाटर यूज करेंगे, तो उन सब के केस में यू आर गेटिंग ROH एज अ प्रोडक्ट. So this is the reaction of alkyl halides with the different types of the reagents. So this is one type of reaction. ठीक है, तो मैं इसको डिस्क्राइब ऐसे कर सकता हूं, alkyl halides react with NaOH oblique water oblique Ag2 in presence of water to produce alcohols. You can write it as alkyl halides react with NaOH so alkyl halides react with NaOH, water or Ag2 in presence of water, resulting in the formation of alcohols. Resulting in the formation of alcohols. Resulting in the formation of alcohols. मुझे बताओ एक चीज, अगर आपने सिल्वर यूज किया तो मैकेनिज्म मोर और लेस कैसा होता है, SN1 और SN2? SN1. क्यों? सिल्वर किसके साथ इंटरेक्ट करता है? X के साथ. अगर ये X के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये बराबर जैसे सॉल्वेंट X के साथ इंटरेक्ट करके कार्बोकेटाइन बनाता है, बिल्कुल वही काम करता है. तो इन केस इफ यू यूज सिल्वर इन द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, then the mechanism is more or less towards SN1. You write down this point also. In case the nucleophile is attached with the silver, in case the nucleophile is attached with the silver, in case the nucleophile is attached with the silver, mechanism has more tendency to operate through. Mechanism has more tendency to operate through SN1 mechanism. SN1 mechanism, as it helps to leave the leaving group, as it helps to leave the leaving group by interacting with it, by interacting with it, by interacting with it. Is it clear? So this is the first how alkyl halides are getting converted into alcohols by three different methods. Now let us suppose, मान लीजिए अगर आपको ऐसा दिया गया हो, मैं एक दो रिएक्शंस दिखाऊंगा क्योंकि आगे जाके हमें ये हेल्प करेंगे. अगर आपके पास ये है Cl H, यहां से CH3, ठीक है. अभी हमने
जो रिएक्शन डिस्कस की है दैट वाज डिस्कस विद द मोनोहैलाइड्स। अगर एक मॉलिक्यूल में एक हैलाइड होगा यानी एक क्लोरीन है, तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट सीधे, अगर मान लीजिए आपने NaOH डाल दिया तो NaOH के केस में सिंपली आपको वहां पे Cl रिप्लेस होगा और OH आएगा। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल में मान लीजिए 2 क्लोरीन्स, इफ देयर आर 2 क्लोरीन्स, ठीक है, तो 2 क्लोरीन्स के प्रेजेंस में ये कैसे रिएक्ट करेगा? ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्लोरीन भी NaOH के साथ रिएक्ट करेगा या वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, यू विल गेट द प्रोडक्ट एज CH3CH, यहां पे मैं लिखूंगा OH and OH, प्लस यू आर गेटिंग ट्वाइस NaCl, ट्वाइस NaCl। अब अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, माने एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप्स, हमें अब एक कार्बन पे एक OH ग्रुप है तब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप्स हो तो यहां पे हमेशा एक टेक्निक है, इसमें एसिड बेस रिएक्शन होती है और एसिड बेस रिएक्शन में आपको पता है कि वाटर निकलता है, तो इसलिए हम वही प्रोसीजर यूज करेंगे, क्योंकि इसमें एक OH एसिड एक्ट करेगा और दूसरा OH जो है वो बेस एक्ट करेगा। उसकी वजह से ये जो है ऐसे वाटर यहां से निकलेगा, यहां से वाटर निकलेगा, ठीक है। अगर एक ही कार्बन पे 2 OH, अगर एक ही होता तब प्रॉब्लम नहीं है, अगर 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे तब आपको 1 मोल ऑफ वाटर रिलीज करना है, तो आपको -H2O करना है ऐसे, उसके बाद बनेगा CH3C। अब देखिए बॉन्ड कैसे बनेगा, देखो कार्बन को इसके साथ एक बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन को भी एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा ऐसे। तो आपको जनाब ये देख लीजिए अल्डिहाइड्स मिलते हैं, यू आर गेटिंग अल्डिहाइड्स, ठीक है, बाय रिमूविंग द वाटर। सो मोनोहैलाइड्स अल्कोहल्स, डाइहैलाइड्स अल्डिहाइड्स। डाइहैलाइड्स कीटोन भी बन सकते हैं, अगर यहां पे CH3 होता तो उस केस में आपको यहां पे CH3 आता तो कीटोन बनता। अब अगर इनको हम फिर अल्कलाइन मीडियम में डालेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग दैट वी विल डिस्कस जब हम अल्डिहाइड्स पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए ट्राइहैलाइड्स हैं तब क्या हो जाएगा, पहले आप इसको उतारिए। सो अगर एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप्स होते हैं तो यू हैव टू रिमूव वाटर फ्रॉम द मॉलिक्यूल। एक बात हो, दूसरी बात, जब हमारे पास डाइहैलाइड्स होंगे तो डाइहैलाइड्स हाइड्रोलाइज होके, यानी उनको जब OH का अटैक होता तो दे फॉर्म अल्डिहाइड्स, दे कैन इवन फॉर्म कीटोन्स, ठीक है। टेक्निक इसमें सिंपली ये है कि अगर एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप्स है तो क्या रिमूव करना है, वाटर। द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल because there is an acid base reaction, and acid base reaction में you will remove what, water out, ठीक है। तो you can write this point, if a molecule has 2 OH groups, if a molecule has 2 OH groups attached to the same carbon, then water is to be removed out. Then water is to be removed out as acid base reaction occurs. As acid base reaction occurs. खत्म। अब तीसरा हमारे पास है, the third one is like this. अगर हमारे पास ट्राइहैलाइड है, मान लीजिए आपके पास ट्राइहैलाइड है, इफ यू हैव लाइक दिस CH3 Cl एंड Cl, इसको अगर आप ट्रीट करेंगे NaOH के साथ, इफ यू ट्रीट दिस विद NaOH, तो न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट वैसे होगा, यानी तीनों की तीनों Cl रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है, ऑल द 3 क्लोरीन्स विल बी रिप्लेस्ड and you will be getting this like CH3 COH, यहां पे भी OH और यहां पे भी OH, यानी तीनों क्लोरीन के बदले आपको OH से रिप्लेसमेंट करना। अब ये मॉलिक्यूल फिर से अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 2 होंगे तो तब भी अनस्टेबल है, 3 होंगे तो तब भी अनस्टेबल है। तो आप क्या करेंगे, यू विल हैव टू रिमूव ऑफ द वाटर फ्रॉम दिस, आप इससे वाटर निकालेंगे। वाटर निकालने के बाद -H2O, तो आपको मिलेगा CH3C
देखिए यहां पे ये दिस विल फॉर्म डबल बॉन्ड, then it's OH. C. So this will act as a method for the preparation of carboxylic acids. अभी हमने 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े। एक अल्कोहल के लिए अगर मोनोहेलाइड है, अगर 2 हेलाइड्स है तो अल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बन सकता है, और अगर ट्राइहेलाइड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है बाय सिंपली हाइड्रोलाइज यूजिंग द NaOH in all the cases. So this is the 3 methods that we have discussed. Is it clear? So I will make a line for this. अगर मोनोहेलाइड है NaOH ट्रीटमेंट से अल्कोहल मिलेगा, डाइहेलाइड है कीटोन या एल्डिहाइड बन सकता है, और अगर ट्राइहेलाइड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यू मेक दिस मोनोहेलाइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस, मोनोहेलाइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस produce alcohols, while as dihalides oblique trihalides, upon hydrolysis produce aldehyde oblique ketone, oblique carboxylic acids। तो ये स्टेटमेंट जनाब आप याद रखें, oblique carboxylic acids। Is it clear? So with that we have complete the reaction of alkyl halides with what we say as an NaOH, water or moist silver what we say as an oxide. So we will have the next reaction, that's actually the named reaction, and that goes as, if you have a reaction of alkyl halides with NaOR, this is called as sodium alkoxide। बॉक्स में दी गई है, वी विल हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस, हम इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करेंगे। तो जब हम अल्काइल हैलाइड्स को सोडियम अल्कोक्साइड आयन के साथ ट्रीट करेंगे तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज विलियमसन्स, दिस इज कॉल्ड एज विलियमसन्स ईथर फॉर्मेशन। दिस इज a named reaction and it's very important। ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमेशा याद रखिए जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती है। तो दिस कॉल्ड एज विलियमसन्स ईथर फॉर्मेशन। ठीक है, अब विलियमसन्स ईथर फॉर्मेशन में क्या होगा, प्रोडक्ट तो आपको पता होगा कि बन क्या सकता है। ठीक है, तो यहां पे आपको पता है OR इज अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, मैकेनिज्म इज SN2, मैकेनिज्म ऑपरेट्स मेनली। तो यहां पे ये इसको अटैक करेगा, यहां से X नेगेटिव निकलेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, द प्रोडक्ट विल बी ROR plus NaX, so you are getting ether as a product, so ethers will be produced, so you are getting ether। ठीक है, you are getting ether। अब आपसे ही मैं पूछता हूं कि मैकेनिज्म SN2 है तो आपका अल्काइल हैलाइड छोटा होना चाहिए, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में स्टीरिक हिंड्रेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो यू राइट डाउन एवन पैक। तो इस रिएक्शन में मैंने आपको बोला कि SN2 मैकेनिज्म ऑपरेट कर रहा है, तो प्रेफरेंशियली यहां पे अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। अगर आप इसको टर्शियरी लोगे तो साइड रिएक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर आपको ईथर का यील्ड ज्यादा लेना है तो यहां पे जो आपका अल्काइल हैलाइड होना चाहिए दैट शुड बी प्रेफरेंशियली प्राइमरी। इज इट क्लियर? इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी, स्पेशली टर्शियरी के केस में यू कैन हैव द अदर प्रोडक्ट्स। वंस यू अंडरस्टैंड द एलिमिनेशन आपको वो भी समझ आएगा, तब तक के लिए आप इसको थोड़ा उधार रखें तो ठीक है, उसके बाद आपको खुद ही समझ आएगा कि होगा क्या। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड शुड बी प्रेफरेंशियली प्राइमरी। यू राइट डाउन दिस पॉइंट। इन केस ऑफ विलियमसन्स ईथर फॉर्मेशन, in case of Williamson's ether formation, the alkyl halide should be preferentially, the alkyl halide should be preferentially
tertiary, sorry, primary. Alkyl halide should be preferentially primary. Primary to obtain better yield of ethers. To obtain better yield of ethers. Better yield of ethers. ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो है, मान लीजिए हमारे पास ये रिएक्शन, इफ आई विल हैव द रिएक्शन लाइक दिस, अगर आपके पास CH3Cl है प्लस Na पॉजिटिव, इसको जो न्यूक्लियोफाइल है इसको आप बड़ा कर सकते हो, यू कैन इंक्रीज द न्यूक्लियोफाइल, यानी इसको आप बड़ा ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यू विल हैव CH3 नेगेटिव है, ठीक है. लेकिन इसको अगर आप बड़ा करोगे तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी. तो एक बार फिर से, ये इस आयन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, ये उतना ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, ये बेटर बेस हो सकता है, लेकिन अब इसकी क्या कंसेंट्रेशन यहाँ पे अटैक हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा. तो यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से Cl नेगेटिव रिलीज करेगा. ये एनाइन जो है ये फिर से हमें आएगा एलिमिनेशन में, वहां पे मैं इसका फर्दर डिस्कशन करूंगा. तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ऐसे सिंपली CH3O CCH3 CH3 ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा. लेकिन इसको आप बड़ा नहीं कर सकते हो. अब इसका रीजन क्या है वो आपको एलिमिनेशन में पता चला, ठीक है. तो व्हाट्स द रीजन व्हाई यू कैन नॉट मेक इट बिगर, व्हाट्स द रीजन, ठीक है. तो साइड रिएक्शन कैसे हो जाएगी. सो यू हैव द प्रोडक्ट लाइक दिस, यू कैन गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस प्लस NaCl plus NaCl. So this is called as Williamson's ether formation. Then we have the next reaction. आप इसको उतार सकते हो. ठीक है. सिमिलरली आप इसी रिएक्शन को ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपने अभी लिया था. अगर आप ऐसे लेंगे CH3Cl, दूसरा अल्काइल हैलाइड लेंगे CH3Cl. अगर आप इसको ट्रीट करेंगे ड्राई Ag2O में, नाउ व्हाट्स द डिफरेंस. अगर आप मॉइस्ट लेंगे तो वहां पे AgOH बनेगा, अगर आप ड्राई लेंगे तो यही रहेगा. तो यहां पे रिएक्शन देखिए क्या होगा, सिल्वर इन दो के साथ कंबाइन होगा ऐसे. इट्स अ टाइप ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, पहले एक कंबाइन होता है उसके बाद दूसरा कंबाइन होता है. तो यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट लाइक दिस. CH3 किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, O के साथ. तो आपको ये भी लिखा CH3O CH3, ठीक है, प्लस ये दो आपस में कंबाइन होंगे तो आपको ट्वाइस AgCl मिलेगा. तो यहां से भी आपको ईथर मिलता है, बट इट शुड बी कंप्लीटली ड्राई, सो दैट मेक्स इट डिफरेंस. सो ड्राई Ag2O you have to use. You are getting ethers as a products. ठीक है. तो whether you use sodium alkoxide or whether you use dry Ag2O, in both the cases alkyl halides are getting converted into what we say as an ethers. So you can write the statement as alkyl halides upon reacting with alkoxides of metals and dry Ag2O result in the formation of ethers. Result in the formation of ethers via SN2 displacement mechanism, via SN2 nucleophilic substitution. Via SN2 displacement mechanism. SN2 displacement mechanism. Is it clear? ठीक है. तो इसके बाद we will have the next lecture.
that will be discussed inshallah day after tomorrow, and then after the last section, that's the elimination, और उसके बाद we will be having aryl halides.